कि आप सब स्वस्थ हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है द इंटेलेक्चुअल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स के पार्ट सेकंड के बारे में, जो थे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 30 तक। देखिए, जो मैंने पार्ट अभी बोला, ये आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। अभी जो मैंने पार्ट बोला, ये मैंने खुद के कन्वीनियंस के लिए बोला, यानी कि जो वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स किए थे, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। तो कल जो वीडियो हमने देखा था उसमें आर्टिकल 21 से आर्टिकल 30 तक हमने पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आज हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 34 तक पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको वही आर्टिकल्स पढ़ूंगा जो कि एग्जाम के अनुसार महत्वपूर्ण है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। चलिए पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल 32। तो क्या है आर्टिकल 32? ये एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी ये वो मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षितता और संरक्षित करता है। देखिए, मैंने इस टॉपिक पर कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आर्टिकल 32 में जो रिट्स दी गए हैं उनको अच्छे से और कम से कम समय में समझे दिया है। रिट्स यानी इन्हें आप आदेश या निर्देश भी कह सकते हैं, जिनमें आते हैं हिबस कापस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड लास्ट वन इज सर्शियोररी। इन सभी को मैंने आसान तरीके से समझाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। मैंने उन्हें याद रखने का एक आसान तरीका भी दिया है लास्ट में। तो चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 33 पे। सी व्हाट आर्टिकल 33 says? It says power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces। यानी कि ये अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, उसके बाद पुलिस बल, इंटेलिजेंस एजेंसियां और जो अन्य ऐसी एजेंसीज वगैरह है उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके, यानी रिस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई कर सके। और इसके तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधिमंडल को। और इसमें वो सब शामिल है जो सेना में नाई जो होते हैं, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, उसके बाद चौकीदार, बूट बनाने वाले, दर्जी हो गए, ये सब जो कार्य करते हैं ये भी इस आर्टिकल में शामिल होते हैं। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 34। व्हाट आर्टिकल 34 says? It says restrictions on right conferred by this part while martial law is in force in any area। यानी कि किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा जो वहां के अधिकारी होते हैं उनके अधिकारों पर निर्बंध। देखिए, मान लीजिए भारत के किसी राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, तो वहाँ पे जो काम करने वाले जो ऑफिसर्स है, एम्प्लॉय वगैरह है, इवन कि वहाँ के जो रेसिडेंट्स है, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके जो अधिकार रहे उन पर संसद निर्बंध लगा सकता है। आर्टिकल 34 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज ऑफिसर्स है उनके जो फंडामेंटल राइट्स पे उन पर निर्बंध लगाए जा सके। अगले आर्टिकल पर चलते हैं, आर्टिकल 36। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आर्टिकल 31 और 35 नहीं लिए क्योंकि मैंने जैसे बताया आर्टिकल मैं वही लूंगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 36 क्या है। आर्टिकल 36 देखिए, यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं स्टेट पॉलिसी के, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि आर्टिकल 51 तक। अभी हम आर्टिकल 40 तक पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल 36 क्या है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये स्लाइड देखकर याद आ गया होगा कि आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 एक ही, यानी दोनों में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी यहाँ भी राज्य में कौन कौन शामिल होगा। देखिए, भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद भारत की संसद मीन्स की पार्लियामेंट, राज्यों की सरकार और उनकी लेजिस्लेचर मीन स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर लेजिस्लेचर, उसके बाद कौन आता है, लोकल गवर्नमेंट, और उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज वगैरह होती है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो सब आर्टिकल 12 और 36 में दिए गए। यानी अगर कहीं पे आपने राज्य ये शब्द सुना तो इसका लिटरली मीनिंग मत लीजिए कि राज्य मतलब कोई स्टेट वगैरह। इसका मीनिंग आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 में दिया गया है, जो कि मैंने बताया इनमें क्या क्या आते हैं। तो देखते हैं अगले आर्टिकल पे। व्हाट आर्टिकल 37 says? It says application of the principles contained in this part means कि the provision contained in this part shall not be enforceable in any court। मतलब क्या हो इसका, तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में जाकर प्राप्त करने लायक नहीं है। यानी अगर गवर्नमेंट इन तत्वों का पालन नहीं करती तो आप इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स उनका उल्लंघन होता है तो आप जरूर न्यायालय में जा सकते हैं, मगर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनका पालन न होने से आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नॉन इन्फोर्सेबल है और यही इस अनुच्छेद में बताया गया है। परंतु देश के शासन में इन्हें मौलिक रूप से निहित मानते। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो इन तत्वों को अपनी नीतियां तथा संसद द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उनमें स्थान दे इन नीतियों को। अभी आपको बताऊंगा कि इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है, क्यों आप इनको प्राप्त करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। व्हाट आर्टिकल 38 says? It says state to secure a social order for the promotion of welfare of the people। यानी देखिए, यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुरू होते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्रबंध करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या और
न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी जो संस्था है उनको अनुप्राणित करेगा, यानी कि प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी कि यहाँ पे राज्य जो है वो लोगों के अच्छे और कल्याण के बारे में सोचेगा। मतलब कि आपसे जो टैक्स लिया जाता है उसी टैक्स से रोड्स, बिजली, पानी वगैरह आप तक पहुंचाया जाता है, आप तक प्रोवाइड किया जाता है। तो नागरिकों के हितों की तरफ और उनके कल्याण की दिशा में राज्य के प्रयत्न रहने चाहिए। तो ये इस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 38 में। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 39। व्हाट आर्टिकल 39 says? इट सेज सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट। ये थोड़ा बड़ा है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं जिनका राज्य अनुसरण करेगा, यानी कि राज्य अपनी जो नीतियां बनाएगा, पॉलिसीज फॉर्म करेगा, उनका विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से स्त्री और पुरुष जो है सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। और क्या इसमें आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण न हो। मीन्स स्टेट शैल इंश्योर दैट द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अगला पॉइंट इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री जो कर्मचारी है उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा जो बालक है उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। और क्या है इसमें आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु की और शक्ति के अनुकूल ना हो। इसमें एक और प्रावधान है जिसके तहत बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी तथा बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। यानी कि जो अडल्ट से जो चाइल्ड से उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो भी प्रावधान है अभी जो मैंने आपको बताया, इन सबको ध्यान में रखकर ही सरकार अपनी नीतियां बनाए, ये आशा की जाती है, जो कि लोकहित में होती है। अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 39 है। इट सेज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें क्या देखिए, मतलब कि समान न्याय और निःशुल्क सहायता। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र यानी कि जो न्याय तंत्र है इस प्रकार काम करे कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र यानी कि जो न्याय तंत्र है इस प्रकार से काम करे कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और विशिष्टकर राज्य ये सुनिश्चित करेगा आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के लिए अवसर से वंचित न रह जाए, इसके लिए उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी भी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। इस वीडियो के अगले और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, आर्टिकल 40 में। व्हाट आर्टिकल 40 सेज? इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए इसमें राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब गवर्नमेंट ग्राम पंचायत को ऐसी पावर्स देगा जो उन्हें सक्षम बनाती है अपने कार्य करने के लिए। तो दोस्तों ये थे आर्टिकल 32 से आर्टिकल 40। चलिए एक बार हम फिर से इसे शॉर्ट में इन आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको स्लाइड चेंज करके दिखा दो। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी नागरिकों को के जो मौलिक हक होते हैं उनकी सुरक्षितता का मौलिक अधिकार। अगला है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में संसद की वो शक्तियां जिनसे वो अधिकारी या सशस्त्र बल के जो ऑफिसर्स है उनके मूलभूत अधिकारों पे उपचारण करने की क्षमता रखते हैं। अगला है आर्टिकल 34। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पे पाबंदी जहां पे मार्शल लॉ लागू है। अभी आर्टिकल 36 से होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से क्या है? आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा जिसमें आते इंडियन गवर्नमेंट, संसद मीन्स पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्व जो है उनके हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल एनी कोर्ट। अगला है आर्टिकल 38। इसमें कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, जिसकी प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। अगला है आर्टिकल 39। इसमें राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें कि राज्यों को अपनी जो नीतियां होती है उन्हें बनाते वक्त ध्यान में रखना है। इसमें प्रावधान है जैसे कि सभी को समान न्याय, संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, इस पे ध्यान देना, और है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, ऐसे इसमें प्रावधान है। अगला है आर्टिकल 39A जिसमें कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के प्रावधान है। और आखिरी है आर्टिकल 40 जिसके तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों का संगठन करना होगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ आर्टिकल्स। आशा करता हूँ कि आप सभी आर्टिकल्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी आपके सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।